बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज़म स्वाति की दरख्वास्त मंजूर कर ली अदालत ने और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को कार्रवाई से रोक दिया है। साथ हम बात करेंगे आज़म स्वाति की दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से भी अहम पेशरफ्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सामने आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल फैसला सुना दिया था और इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया था और उस पर फिर इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे दी थी। फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने आज उस डायरेक्शन पर एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और असल हकीकत ये है कि पीडीएम और नो लीग किसी भी सूरत में इलेक्शन में नहीं जाना चाहते और फिर जो उनके सहूलतकार हैं वो उनको सहूलतकारी दे रहे हैं कि ठीक है, ये जितना अरसा इलेक्शन से बच सकते हैं इनको बचाया जाए। अवाम के सामने जाने की इनकी औकात नहीं है और इतने खौफजदा हैं, इनको इतने खौफजदा है, इनका बस चले तो ये कोई आइन में तरमीम कर दें कि 10 साल तक तो नए इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। जब तक शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजल रहमान जिंदा है तब तक ये हुक्मरान रहे, चौधरी शुजात जब तक ये जिंदा है ये हुक्मरान रहे। अगर ये मर गए फिर इनकी नस्लों के बारे में कोई वोटिंग करवा ली जाए। इनकी ज़िंदगी में कोई वोटिंग या इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो मामला इस वजह से अहम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कल ये कहा गया। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि बल्दियाती इलेक्शन 31 दिसंबर को होने जा रहा है और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पहले काबीना ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो 101 नहीं 125 होंगी। वो मामला जब इलेक्शन कमीशन के सामने गया तो इलेक्शन कमीशन ने वो मुस्तरद कर दिया और कहा कि नहीं, 101 यूनियन काउंसिल वो जो पहली हल्का बंदियां हैं उसी के मुताबिक ही इलेक्शन होगा 31 दिसंबर को। फिर जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इन्होंने क्या किया, दो दरखास्तें दायर कर दी। एक मुस्लिम लीग नून की तरफ से दरखास्त दायर हुई और एक वफाकी हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। और तीसरी जानिब इन्होंने पहले नेशनल असम्बली से उनको मुलतवी करने के लिए बिल मंजूर करवाया। वो जो काबीना का बिल था वो असम्बली से मंजूर करवाया और फिर जब सदर ने इनका इजलास नहीं बुलाया तो आधे घंटे में सेनेट का इजलास बुला के चेयरमैन सेनेट ने और उन्होंने जो वो मंजूर करवा लिया। दोनों जो हाउस है उससे बिल मंजूर हो गया। और ये बिल क्या था? ये बिल था नई यूनियन काउंसिल्स के हवाले से और बल्दियाती इलेक्शंस रुकवाने के हवाले से। इलेक्शन रुकवाने के लिए पार्लियामेंट से इन्होंने बिल मंजूर करवा लिया। फिर हमने देखा कि जब ये सारा मामला हो गया और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी आप इस पर फ्रीकैन को बुला लेते हैं। फ्रीकैन को बुलाया गया। 23 दिसंबर को इसके ऊपर समाअत हुई और 23 दिसंबर को फैसला महफूज हो गया। एक बात जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बार बार की, आमिर फारूक साहब का ये कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते, वो एक आईनी एक इदारा है। बार बार जो जुमला हमें सुनने को मिला दौरान समाअत वो ये था कि ये एक आईनी ओहदा है और आईनी इदारा है, हम उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते। और फिर हमने देखा कि फैसला महफूज होता है जो शाम के वक्त सुनाया जाता है। डायरेक्शन देना तो बहुत छोटी बात थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ना सिर्फ वो जो वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन को मुस्तरद करने का और कलअदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था उसको कलअदम करार दे दिया, बल्कि अदालत ने 27 दिसंबर को तमाम फ्रीकैन को सुनने की डायरेक्शन और हदायत भी दे दी इलेक्शन कमीशन को। जो बातें जब आर्गूमेंट्स हो रहे थे और जब उनकी जानिब से रिमार्क्स आ रहे थे उसमें और जब फैसला आया तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और ये एक इंतहाई मेरे ख्याल में तो जो भी कानून और आइन को जानने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक बड़ा सरप्राइज़ था कि ये कैसे हो सकता है कि अदालत इस तरह के मामलात में इंटरफेयर करे और फिर डायरेक्शन भी दे, चूँकि अदालत खुद फरमा रही थी कि डायरेक्शन नहीं बनती। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है जो जारी किया गया है। इस्लामाबाद अपने तहरीरी फैसला में 14 सफ़ात के तहरीरी फैसला में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने पर फैसला मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है। अदालत के सामने दरखास्तों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाई गई वोटर लिस्टों को चैलेंज किया गया है। फैसले में कहा गया कि दूसरी दरखास्तों में वफाकी हुकूमत की यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक फैसला इलेक्शन कमीशन से मुस्तरद करने को चैलेंज किया गया। वोटर लिस्टों के मामले पर दरखास्त गुजार 28 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हों।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन दरखास्त गुजारों को सुनकर वोटर लिस्टों से मुतल्लिक मामला कानून के मुताबिक हल करे। इलेक्शन कमीशन को यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक फैसला मुस्तरद करने से पहले वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहिए था। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ वफाकी हुकूमत समेत तमाम दरखास्त गुजार 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हों। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन तमाम दरखास्त गुजारों को सुनकर मामले के मुताबिक कानून का फैसला करे, कानून के मुताबिक मामले का फैसला करे। मतलब पहले जो फैसला है इलेक्शन कमीशन को उसको कलअदम करार दिया गया और फिर डायरेक्शन दी गई कि आप इनको सुने और सुन के कानून के मुताबिक फैसला करें। और इस पर अदालत ने कहा कि जी 27 को इनको ये सारे पेश होंगे आपके सामने और 28 को आप फैसला सुनाएंगे। 31 दिसंबर को वहां पर इलेक्शन है इस्लामाबाद में। अच्छा, अब 23 दिसंबर का फैसला था तो कह दिया जाता जी कि 24 दिसंबर को आप पेश हो जाएं और 25 दिसंबर को ये फैसला दें। अब क्योंकि एक जमात है जो वहां पर कैंपेन कर रही है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके अलावा तो और कोई जमात नहीं है जो वहां पर कैंपेन कर रही हो। जो कैंपेन कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी कैंपेन मुकम्मल कर चुकी है और जिस दिन कैंपेन बंद होनी है उससे एक दिन पहले अगर इलेक्शन कमीशन कह देता है कि जी ठीक है अभी हम मुलतवी करते हैं और अभी हम इसमें दोबारा हल्का बंदी करते हैं, तो जिन्होंने कैंपेन की है क्या ये उनके साथ ज्यादती नहीं है और क्या ये एक जुल्म नहीं हुआ इस वफाकी हुकूमत की जानिब से? और मुझे ये लगता है कि सिकंदर सुल्तान और ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये मिले हुए हैं और ये इस बात पर, जैसे हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट में भी असम्बली तहलील करवाने के हवाले से कुछ चीजें आइन से बढ़कर बोली भी गई, की भी गई। अब आप डायरेक्ट अदालत के साथ जो है वो मामलात को नहीं उठा सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर आपको बड़े तरीके से चलना होता है, चूँकि अदालतें अपनी ना तौहीन बर्दाश्त करती हैं, ना अदालतें अगर उन पर थोड़ा बहुत भी आप कोई या तनकीद कर लें तो वो नहीं बर्दाश्त करते और उस पर फिर आप जानते हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इस वजह से अब अदालतों के साथ मामलात को चलाने के लिए, चूँकि अब अदालतों को जब आगे कर दिया जाता है तो फिर तरीके से मामलात चलाने पड़ते हैं और दीवार है, दीवार में सर नहीं फोड़ा जाता। अब देखना यह है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि सिकंदर सुल्तान, इलेक्शन कमीशन और ये सारा एक लिखा पढ़ा इनका सारा तमाशा था और पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसको रद्द किया गया, फिर इनको पता था कि इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा और अब ये 28 दिसंबर को मुलतवी कर देंगे। अब पता तो तब है कि 28 दिसंबर को वो इस दरख्वास्त को दोबारा सुन के भी मुस्तरद कर दें और 31 दिसंबर को इलेक्शन करवाए इलेक्शन कमीशन, फिर तो समझ आती है कि ठीक है जी ये वाकई पहले दिन से इलेक्शन करवाने पर, क्योंकि अभी अदालत ने इनको ये नहीं कहा कि आप ये फैसला करें, बल्कि अदालत ने सिर्फ ये कहा है कि इनको सुन के फैसला करें और सुन के फैसला करने में ये एक रूटीन की डायरेक्शन है और इसमें यही होता है कि वो डिपार्टमेंट जो पहले से माई बना चुका होता है वो उसी के मुताबिक ही फैसला करता है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सिकंदर सुल्तान इस मामले पर क्या करते हैं। दूसरी जानिब आजम सवाती की दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई है और ये दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये दरख्वास्त वफाक FIA साइबर क्राइम और अफसर अनीस रहमान को इसमें फ़रीक बनाया गया है। बाबर अवान साहब की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और इसमें यह चैलेंज किया गया है कि जो मुबैना ट्वीट्स पोस्ट नहीं किए, आजम सवाती का किसी इदारे को बदनाम करने का भी कोई इरादा नहीं था। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद भी प्रोसिक्यूशन के पास आजम सवाती के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 75 साल का है और दिल का मरीज है। तमाम केस दस्तावेजी इल्ज़ामात पर मौजूद है और दस्तावेजी इल्ज़ामात पर पूरे का पूरा केस है। जेल में रखना ट्रायल से कबल सज़ा के मुतरादिफ होगा और डॉक्टर बाबर अवान की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। स्पेशल जज सेंट्रल आज़म खान ने ये दरख्वास्त खारिज की थी। अब इसमें मेरी बाबर अवान साहब से ये गुजारिश है कि अब मौसम सरमा की छुट्टियाँ हैं तो उसमें क्योंकि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी चंद दिन छुट्टियों पर तशरीफ़ ले जाएंगे, बाकी ऑनरेबल जजेस भी छुट्टियों पर होंगे, तो देख लीजिएगा, इसमें जल्दबाजी ना कीजिएगा और रोस्टर देख के और जो ऑनरेबल जज साहब अवेलेबल हों फिर आप उसके पास ही लगवाएं इस केस को, ताकि आजम सवाती का जो मामला है वो पहले की तरह, जैसे शहबाज गिल के मामला पहले गए थे और जिन्होंने उस मामले पर रिलीफ नहीं दिया था, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। बहरहाल एक और जो आजम सवाती की दरख्वास्त थी और ये जो फार्म हाउस है आजम सवाती और उनकी अहलिया का, उसको गिराने और उसको सील करने का जो था नोटिफिकेशन था CDA का, उसके खिलाफ दरख्वास्त गुजारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया कि ना नोटिस दिया गया और नोटिस दिए बगैर इन्होंने हमारे फार्म हाउस को सील कर दिया है, इसको डी सील करने का हुक्म दिया जाए। उसमें आजम सवाती के फार्म हाउस पर CDA ऑपरेशन और नोटिस के खिलाफ ये दरख्वास्त थी, जिस पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने CDA का आजम सवाती के फार्म हाउस को सील करने का नोटिस
मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए मजीद किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। CDA को मुअत्तल हो गया तो उसका मतलब है कि मजीद कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने CDA ने आजम स्वाति का फार्म हाउस कानून की खिलाफ वर्जी पर सील किया था। दरखास्त गुजार ने कहा कि हमारे खिलाफ CDA ने ऑपरेशन किया और फार्म हाउस में तोड़ फोड़ के साथ उसे सील कर दिया। कार्रवाई से पहले किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया गया। CDA को मजीद कार्रवाई से रोका जाए, उस पर फिर अदालत ने जो आजम स्वाति और उनकी अहलिया का जो फार्म हाउस है उसको सील करने का जो नोटिस था उसको मुअत्तल कर दिया और CDA को मजीद किसी भी कार्रवाई से रोक दिया आजम स्वाति और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़, जो उनका फार्म हाउस है या उनकी जो बाकी जायदादें हैं इस्लामाबाद में उससे। और चूँकि ये मामला जो ऑनरेबल जो अदालतें हैं वो देख रही हैं कि ये सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ बड़े बड़े लोगों के फार्म हाउस हैं और इस्लामाबाद के आसपास जिसमें साबिक जजेस भी हैं, साबिक जर्नल भी हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो वहाँ एक ख़ास तरीका है। और फार्म हाउस में अगर आप CDA के नक्शे और उसके मुताबिक जो उनकी जानिब से परमिशन है तो वो 95% वहाँ पर खिलाफ वर्जी में बनाए गए हैं, लेकिन सिर्फ आजम स्वाति के फार्म हाउस पर जाना, तोड़ फोड़ करना और वहाँ पर एक अगर आपने एक दीवार गिराने के लिए आपने इतना तमाशा किया है और सील किया है, ये सारी चीज़ें सियासी इंतकाम में आती हैं। सियासी इंतकाम करने वालों को कभी भी इज़्ज़त नहीं मिलती। और अगर आपका आजम स्वाति के साथ कोई मामला है, कानून के मुताबिक आपने इतना जुल्म किया, 2 सूबों में लटकाया मामले को और फिर वहाँ से उनके मुकदमात खारिज हो गए और यहाँ से भी आप कितने अरसे कितने दिन, कोई दहशतगर्दी का मुकदमा थोड़ी है, कोई कत्ल का मुकदमा थोड़ी है कि आप उसमें उनको जेल में रखेंगे। अल्टीमेटली उन्होंने बाहर आ जाना है और ये मामलात फिर हमेशा के लिए याद रहने हैं। तो अल्लाह पाक हमारे बड़ों को अक्ल दे और उनको अब शऊर दे दे कि वो अब जुल्म को रोक दें और अवाम के साथ खड़े हो जाएं और अवाम के साथ जो दूरियां हैं उनको ख़त्म कर दें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।